नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। कल यानी फरवरी 1 को 2025 का बजट आने वाला है और इस बजट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारी उम्मीदें जताई जा रही हैं, बहुत सारे विश्लेषण किए जा रहे हैं कि ये होगा, ये होना चाहिए इत्यादि। अब उम्मीदें आप सरकार से बिल्कुल अपनी जगह रखिए, कायम रखिए, लेकिन मैं आपको केवल सचेत करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं कि कल जो सरकार बजट पेश करने जा रही है वो एक दिवालिया सरकार है। इट्स अ बैंकरप्ट गवर्नमेंट दैट विल बी प्रेजेंटिंग इट्स बजट टुमारो। तो जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो बजट से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरा अपना मानना है कि इस बजट में सरकार को देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके हाथ बंधे हुए हैं, कुछ भी नहीं होने जा रहा है। मैं पिछले 1 डेढ़ साल से भारत की इकोनॉमी को काफ़ी अच्छी तरह फॉलो कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारा डेटा एनालाइज किया है और मैंने इस पर कई सारे प्रोग्राम्स भी किए हैं। इस वक़्त भारत की जो इकोनॉमी है उस वो बजट से नहीं सुधरने वाली है। उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है, जो ये सरकार ना तो समझती है और अगर समझती है तो वो कर नहीं सकती, करने में सक्षम नहीं है। अपनी इकोनॉमी और बजट को लेके आगे हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। ये ट्वीट आई है सुबह 7:06 पे, आज ही 31 जनवरी को, और ये ट्वीट करने वाले हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में एक बुली बिजनेसमैन की तरह वापस आए हैं, यानी कि जो वो चाहते हैं वो करवा के ही रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ इस ट्वीट में लिखा है वो हमारे डियर फ्रेंड मोदी जी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस ट्वीट में ट्रंप ने ब्रिक्स नेशंस को संबोधित किया है। ब्रिक्स नेशंस में आते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और पिछले साल जनवरी 2024 में इसमें इजिप्ट, ईरान, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया और इथोपिया, ये भी इसमें शामिल हो गए थे। ट्रंप की ट्वीट का हिंदी अनुवाद यहाँ मैंने दिखाया है। वो कहते हैं कि ये विचार खत्म हो जाना चाहिए कि ब्रिक्स देश डॉलर से दूर जाने की कोशिश करते रहें और हम लोग खड़े होकर देखते रहें। हमें प्रतीत होता है कि शत्रुतापूर्ण देशों से एक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी कि वे ना तो कोई नई ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे और ना ही शक्तिशाली अमेरिकन डॉलर को बदलने के लिए किसी अन्य मुद्रा को वापस लेंगे, अन्यथा उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। उन्हें अद्भुत अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बेचने के लिए अलविदा कहना पड़ेगा, ऐसी उन्हें उम्मीद करनी चाहिए। और अगर ये देश ऐसा नहीं करते हैं तो वो कोई अन्य बकरा राष्ट्र ढूंढ लें। उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो है सकर। इसकी कोई संभावना नहीं है कि ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर की जगह ले लेगी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या कहीं और जो भी देश ऐसी कोशिश करेगा उसे हेलो टैरिफ और अलविदा अमेरिका कहना पड़ेगा। बिल्कुल सीधे टर्म्स में ये ट्रंप की धमकी है जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके खिलाफ कि या तो आप डॉलर के साथ आ जाइए, नहीं तो अमेरिका से धंधा बंद कर दो। हमारा बजट आने वाला है, इससे ज़्यादा बुरा टाइम नहीं हो सकता था इस ट्वीट के लिए, क्योंकि ब्रिक्स में जो ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही थी उसे मोदी जी ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। रुपी ट्रेड की वो बहुत बात करते रहते हैं और पिछले 2-3 साल में इसमें काफ़ी ढिंढोरा भी पीटा गया था कि देखिए हम रशिया के साथ कितना रुपी ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि रशिया ने रुपी ट्रेड बंद कर दिया था और ये भी प्रेशर डाला है इंडिया पर कि जो भी रुपया मेरे पास पड़ा है वो अब आप वापस लेके मुझे डॉलर दे दो। अब मोदी जी जब से आए हैं तब से जो हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान होते थे
वो तो खत्म कर दिए गए, प्लानिंग कमीशन भी खत्म कर दिया गया। तो अभी कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं है जिसको लेकर हम सरकार की परफॉर्मेंस तय कर सकते हैं। इसीलिए हर वर्ग की एक अपेक्षा हो जाती है, प्रेशर ग्रुप्स बन जाते हैं और वो सरकार से तरह तरह की मांगे करने लगते हैं। आज का डिजिटल मीडिया इन मांगों से भरा पड़ा है। अब इसमें से कितनी मांगे मानी जाएंगी, कितनी नहीं, ये तो बजट वाले दिन ही हम सबको पता चलेगा। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि आप सबको सतर्क रहना चाहिए ऐसी खबरों से। एक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं जो आज सुबह जागरण इंग्लिश जो डिजिटल मीडिया पर आता है उस अखबार में ये छपी है। इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट शायद डायरेक्ट टैक्स कोड इम्प्लीमेंट करेगा। ऐसा कहा गया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड जो हमारा अभी का इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, उसका एक रिवीजन है जिससे हम सब टैक्स पेयर की जिंदगी आसान हो जाएगी, चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। अब जब भी ये सरकार कहती है कि हम कोई नया कानून लाने वाले हैं जिससे चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी, तो इस बात पे मेरे को विश्वास नहीं होता, थोड़ा बहुत डर भी लगता है। पिछली बार जब सरकार ने कहा था कि हम टैक्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तब वो जीएसटी लेके आए थे। उन्होंने तब ये कहा था वन नेशन वन टैक्स आएगा, सिंगल टैक्स रेट होगा। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। 4 मेन जीएसटी स्लैब्स बना दिए, 5%, 12%, 18% और 28। फिर गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी को उससे निकाल के 3% पर टैक्स करने शुरू कर दिया। बाद में मेकिंग चार्जेस, उसको अलग से टैक्स करना शुरू कर दिया 5% पे। और फिर हमारे यहाँ जीरो रेटेड गुड्स होते हैं जिन पर जीएसटी फिलहाल नहीं लगता है, और कुछ गुड्स ऐसे हैं जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट हैं। पेट्रोल आज तक जीएसटी के अंदर आया नहीं है। अब इसी खबर में एक छोटे से पैराग्राफ में ये भी लिखा है कि सरकार 5% टैक्स लगाएगी जो भी आपको इनकम होगी एलआईसी पॉलिसी से, जो कि अभी टैक्स नहीं है। 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें एलआईसी से जब भी आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है जो पैसा वापस आता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। और जहां तक एलआईसी पॉलिसीज को टैक्स करने का सवाल है, तो पिछले नवंबर में आप में से कितने लोगों ने ये ध्यान दिया या नहीं, मैं उसकी क्लिपिंग यहाँ दे रहा हूँ। ऐसा माना गया कि एलआईसी का 12,000 करोड़ रुपया अदानी के स्टॉक्स में डूब गया है। कोई पेपर बोलता है 8,700 करोड़ डूबा, कोई बोलता है 12,000 करोड़ डूबा, लेकिन पैसा तो अदानी जी के स्टॉक्स में एलआईसी ने जमकर खोया है। ये है अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर वैल्यू पिछले 6 महीने में। और जिस ड्रॉप की हम बात कर रहे हैं जहां पे एलआईसी ने 12,000 करोड़ रुपया गंवाया, वो था 21 नवंबर 2024 को, जब शेयर प्राइस एकदम से नीचे आई थी। इसका कारण हिंडनबर्ग नहीं था, इसका कारण था जब अदानी ग्रीन एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए गए थे श्रीलंका में, तब ये शेयर प्राइस नीचे आया था। और उसके बाद आप देखेंगे अदानी एंटरप्राइजेज का शेयर प्राइस रिकवर नहीं किया है। आज भी ये 2289 पर है, जबकि उस समय ये 2900 3000 के आसपास ट्रेड करता था। जनवरी 2023 में जब हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी अडानी जी को लेकर, और अडानी के सभी कंपनी के शेयर बहुत बुरी तरह पिटे थे, उस समय मोदी जी ने सारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जबरदस्ती बोला था कि आप ये शेयर्स खरीदिए जिससे अडानी का शेयर नीचे नहीं गिरे। तो एलआईसी हमेशा से अडानी की कंपनीज में इन्वेस्ट करता रहा है। तो जब भी ये सरकार आपको ये कहे कि हम आपकी भलाई के लिए कुछ करने जा रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पूरी चीज पढ़िए एंड रीड बिटवीन द लाइन, लाइन के बीच में क्या लिखा है ये भी आप पढ़िए। कल आप लोग खुद देख लीजिएगा कि निर्मला सीतारामन बजट में कितना हमारा आर्थिक संकट दूर कर पाती हैं। मेरा मानना है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। उसका रीजन यही है कि जितने भी अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि
जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है उसके बाद से हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है। तो जो भी चेंजेस आने हैं वो स्ट्रक्चरल चेंजेस आने हैं, ना कि कोई ट्रांजैक्शनल चेंजेस होने हैं। 2-4% आप पर्सनल इनकम टैक्स ऊपर नीचे कर देंगे या 2-4 चीज़ों के टैक्स रेट या ड्यूटीज घटा बढ़ा देंगे, उससे इकोनॉमी नहीं सुधरने वाली है। और ये भी सोचने की बात है कि हमारे देश में लगभग 16 लाख एक्टिव कंपनीज हैं और ये सब मिलकर उतना भी टैक्स नहीं भर पाते जितना के 2-2.5 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं। अब ये शायद इस बात का संकेत है कि हमारे देश में कॉर्पोरेट टैक्स रेट बहुत कम है। इसको सरकार को ठीक करना चाहिए, या फिर जो भी माल ये कंपनीज बना रही हैं उनका माल बिक नहीं रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसलिए टैक्स नहीं दे रहे हैं। इसका ये भी मतलब है कि जनता के पास इनका माल खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कुछ डेटा दिखा रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि लगभग 7 लाख छोटी गाड़ियां अभी तक बिकी नहीं है, ये इन्वेंट्री पाइल अप हो गई है। इसकी वैल्यू मानी जाती है 73,000 करोड़ रुपए है। तो इतना पैसा फंसा हुआ है और इसका कारण वही है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, उनको लोन मिल नहीं रहे हैं, उनकी सेविंग्स बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। हम बात कर रहे थे रुपए की गिरती कीमत की डॉलर को लेकर। तो अभी अभी जब मैं ये एपिसोड बना रहा था, ये ब्रेकिंग एक न्यूज़ आई है। इसमें इंडिगो, जो कि हमारी सबसे बड़ी एयरलाइन है, उसने पिछले क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर एंड तक ये डिक्लेयर किया है कि उसके फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस 3 गुना बढ़ गए हैं, जो कि अब हो गए हैं 1,460 करोड़। और इसका कारण केवल रुपए की गिरती कीमत है। और इसी तरह मारुति सुजुकी ने भी ये बताया है कि उनको भी रुपए की गिरती कीमत की वजह से उनके प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ रहा है। और इसी रुपए की गिरती कीमत की वजह से मैंने पहले भी एक एपिसोड किया था, मेरा मानना है कि अब पेट्रोल और गैस प्राइसेस हमारे देश में कभी भी बढ़ सकती हैं बजट पेश होते ही। ये सर्च मैंने एआई पर भी चलाई थी, चैट जीपीटी पर। उसका भी यही कहना है कि यस, पेट्रोल प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन इंडिया इन द कमिंग मंथ। उसके कारण उसने दिए हैं कि एक तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो रशिया से हमें तेल सस्ता आता था उस पर ट्रंप ने अब सैंक्शन लगा दिया है। अंत में मैं आपको बस ये 2 फिगर्स और दिखाना चाहता हूँ, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से मोदी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को फेवर किया, लेकिन उसका फायदा देश को हमें मिला नहीं है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस की, सन 2000 से लेकर 2024 तक। डायरेक्ट टैक्स में मैंने 2 कंपोनेंट्स लिए हैं, एक पर्सनल इनकम टैक्स और दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स। तो पहले बात करते हैं पर्सनल टैक्स की। दिखाया है कि किस प्रधानमंत्री के टर्म में ये टैक्स कितना बढ़ा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में पर्सनल इनकम टैक्स ग्रोथ 2000 से 2004 के बीच में 30% बढ़ा। मनमोहन सिंह के यूपीए 1 के टाइम में ये 190% इसमें ग्रोथ आई थी, प्राइमरली क्योंकि उस समय टैक्स बेस बढ़ाया गया था और ये कंटिन्यू रहा। यूपीए 2 में के 5 साल में ये 102% बढ़ा था। मोदी जी के पहले टर्म में ये 95% बढ़ा और दूसरे टर्म में ये 121% बढ़ा था। अब इसको कंपेयर करिए कॉर्पोरेट टैक्स की ग्रोथ में। अटल बिहारी वाजपेयी के 4 साल में ये 78% ग्रो किया है, 78% ग्रोथ थी। मनमोहन सिंह जी के टाइम पहले टर्म में 236%, दूसरे टर्म में 85%, और मोदी जी के टाइम में पहली टर्म में 68 और दूसरी टर्म में ये बिल्कुल ही घटकर 37% हो गया। इस फिगर का मतलब बहुत सीधा साधा है। हर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह, उनके टाइम में पर्सनल इनकम टैक्स की ग्रोथ दर कम रही, कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा बढ़ा। लेकिन मोदी जी एक ऐसे हैं जिसमें इन्होंने पर्सनल टैक्स में ग्रोथ पे कंसंट्रेट किया, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स बिल्कुल कम कर दिया। फायदा इन्होंने कॉर्पोरेट्स को पहुंचाया।
निर्मला सीतारामन जी ने अपने पिछले साल के बजट में ये कहा था कि मैं कॉर्पोरेट टैक्स इसलिए घटा रही हूँ कि ये लोग वापस इकोनॉमी में निवेश करेंगे, जिससे यहाँ पर जॉब्स बढ़ेंगी। ये फिगर दिखाता है पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट वर्सेस प्राइवेट सेक्टर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जब 90s में मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए थे, उसके बाद से ही प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट देश में जोर पकड़ता गया और ये बढ़ता गया 2007-8 तक। फिर यूपीए 2 का 4-5 साल का पीरियड आया जब इसमें डिप आया, लेकिन 2014 तक ये वापस ऊपर पहुंच गया। तो लगभग ये लगातार इसमें ग्रोथ आई है। लेकिन मोदी जी जब से आए 2014 में, उसके बाद से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट देश में लगातार नीचे ही आता गया है, ये कम होता जा रहा है। अब ये अपने पिछले लगभग 25-30 साल उस वैल्यू पर हमारा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पीछे आ गया है। ना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हुआ, और जो विदेशी एफडीआई आता था वो भी धीरे धीरे पैंडेमिक के बाद से ये नीचे आता गया, और पिछले क्वार्टर में, हाफ ईयर में तो ये बिल्कुल गायब ही हो गया है। जितने भी पैरामीटर्स मैंने आज के एपिसोड में यहाँ डिस्कस किए हैं, उसमें से एक भी शायद निर्मला सीतारामन जी कल के बजट में उसका कोई भी सल्यूशन नहीं दे पाएंगी, और ना ही ऐसी उम्मीद भी करनी चाहिए। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत गहरी हैं, ये स्ट्रक्चरल हैं, इसमें सोच समझकर काम करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को और खासकर मोदी जी और उनके मंत्रीगण को अपना डीएनए बदलना पड़ेगा, और वो शायद इस समय उसके लिए तैयार नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले बार फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।